Thank you, sir, for the brief introduction. I just want to make a kind request. Please put your phones on switch off or vibrator mode. Thank you. And कोई भी प्रश्न होगी उनका उत्तर लास्ट में पैनल डिस्कशन सेशन है उसमें दिया जाएगा. So please save your questions for the panel discussion in the end. With this, I would like to invite Dr. Nikhil Kothari for the first lecture of the day. That is first aid for snake and scorpion bite, basic life support. Thank you. थैंक यू डॉक्टर विनोद, आप सभी से नमस्ते। जैसा कि सर ने भी बोला कि जन जागरण व्याख्यान पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम, ये हम लोग की एक शुरुआत है आम जनता से जुड़ने के लिए, ताकि जो मेडिकल साइंस या मेडिकल चिकित्सा से रिलेटेड जो भी बातें हैं आप लोगों के दिमाग में या जो भी क्वेरीज रहती हैं, तो हम उसको सॉल्व कर सकें, ताकि डे टू डे लिविंग में, डे टू डे लाइफ में आप लोग जो भी प्रॉब्लम फेस करते हैं उसमें उसको बेहतर तरीके से हैंडल कर सकें। तो इसी की शुरुआत करते हुए आज मैं बेसिक टॉपिक जैसे आपका स्नेक बाइट हो गया, सर्पदंश है या बिच्छू ने काट लिया या किसी को दिल का दौरा पड़ गया, तीन चीज़ों पे मैं बेसिक फर्स्ट एड हम लोग क्या कर सकते हैं उस पर आई जस्ट ट्राई टू कोशिश करूँगा कि इसको बिल्कुल लेमैन की तरह आपको समझा सकूँ। तो पहला है सर्पदंश से बचाव एवं प्राथमिक उपचार। भारत में हर वर्ष प्रतिवर्ष करीब 15,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु सर्पदंश के कारण हो जाती है, और अगर हम थोड़ी सी सावधानी बरतें, थोड़ा सा फर्स्ट एड हम लोग को अगर ज्ञात हो तो हम इस डर को काफ़ी कम कर सकते हैं। और स्पेशली जो आर्मी के लोग हैं, BSF के लोग हैं जो फील्ड में काम करते हैं और दूसरे भी लोग जो फील्ड में जाते हैं, वो काफ़ी इस चीज़ को फेस करते हैं कि एकदम से सांप ने काट दिया, सर्पदंश हो गया, तो उस वक्त क्या करना है। तो कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताना चाहेंगे जिससे कि आप किसी भी जान बचा सकते हैं। दूसरा, हमारे देश में कई प्रकार की सांप भी जाते हैं, और इसमें से कुछ जो जहरीले सांप हैं जो हमारे प्रदेश राजस्थान में पाए जाते हैं, उसमें पहला है काला नाग, दूसरा धारीदार नाग या क्रेट, तीसरा है वाइपर जिसको कॉमन लैंग्वेज के बाद झुंझुने वाला सांप भी कहते हैं, और चौथा है बर्ड। तो मैं एक फोटो आपको दिखाना चाहूँगा कि आप इनको पहचाने कैसे। तो सबसे ऊपर जो आप देख रहे हैं इसमें ये काला नाग इसमें दिखाया है फोटो में, ये जनरली ये फन बना के अटैक करता है और पीछे इसके इधर के निशान रहता है, इससे हम इसको पहचान सकते हैं कि ये काला नाग है और ये जहरीला होता है, इससे हमको सावधानी बरतनी है। दूसरा कहलाता है धारीदार नाग, इसके ऊपर सफेद आप देख सकते हैं धारियाँ रहती हैं, तो ये भी जहरीला सांप है, इससे भी हमको सावधानी बरतनी है। और तीसरा होता है वाइपर जिसको झुंझुनी वाले सांप भी कहते हैं। इसमें आप अगर देख पा रहे हो इसकी पीठ पे ये पूंछ पे पतला हिस्सा होता है, ये इसको हिला के आवाज पैदा करता है ताकि कीड़ों को आकर्षित कर सके और उनका शिकार कर सके। तो अगर हम कभी जंगल में या ऐसे घास वाले इलाके से निकल रहे हो, इस किस्म की कोई झुंझुनी की आवाज़ है तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए कि वहाँ पे इस जंगल सर्प हो सकता है। और ये तीनों प्रजातियाँ काफ़ी जहरीली होती है और इनके काटने से, इनके विष से हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। तो इन तीन प्रकार के सर्प से हमें काफ़ी सावधान रहना है। कई बार सर्पदंश होता है उसमें सांप जहरीला, काफ़ी बार तो सांप जहरीला नहीं होता है, और अगर सांप जहरीला भी है तो भी हो सकता है कि हमारे कपड़ों के कारण, हमारे जूतों के कारण वो विष हमारे शरीर में प्रवेश ना करे। तो ऐसी स्थिति में जैसे आदमी देखते हैं कि सांप ने काट लिया तो काफ़ी घबराहट पैदा होती है कि मुझे सांप ने काट लिया है। तो कुछ मैं आपको लक्षण बताना चाहूँगा कि जो अगर हमारे में आ रहे हैं तो चिंता नहीं करें, ये खाली घबराहट के वजह भी हो सकते हैं। जैसा पहला आप देख रहे हैं कि सांस तेज चलना, दूसरा हाथ पैरों में सुई की चुभन महसूस होना, तीसरा हाथ पैरों में अकड़न महसूस होना, चक्कर आना, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, या कई लोग कई बार अत्यधिक उत्तेजित हो जाते हैं। तो इसमें जरूरी नहीं कि शरीर में विष का प्रभाव हुआ हो, ये खाली हमारी उत्तेजना या हमारे घबराहट के कारण ये सिम्टम्स आते हैं। तो इसमें आपको खाली मरीज को या हमारे साथ जो भी है उसको हमें आश्वासन देना है कि सांप ने आपको काट जरूर लिया है मगर सारे सांप जहरीले नहीं होते, पहली बात तो ये। दूसरे एक सांप जहरीला भी है तो इसका इलाज है। अगर हम कुछ अपने आप को शांत रखेंगे, अपने उत्तेजना पे काबू रखेंगे तो हम इससे बच सकते हैं। अगर घबरा जाएंगे तो इससे बचाव काफी मुश्किल होगा। दूसरा है कि जब हमारे शरीर में विष
आ जाता है सांप सर दर्द से, तो उस स्थिति में सर दर्द से त्वचा में काटे के स्थान पर तेज दर्द, जलन, फोड़ा, फफूंदा या खून के थक्के मिल सकते हैं। अगर ऐसा आपको दिखाई दे रहा है किसी मरीज पे, तो उसके शरीर में जहर प्रवाहित हो चुका है। दूसरा, काटे के स्थान पर सूजन आ सकती है, जो धीरे धीरे शरीर में ऊपर के हिस्से में बढ़ सकती है, या चमड़ी नीली पड़ सकती है, या वहां से गल सकती है। इसके बाद अगर मरीज और काफी मात्रा में जहर अगर शरीर में आ गया है, तो उसको पल्मोनरी एडीमा या फेफड़ों में पानी बढ़ना भी हो सकता है, जो कि मुंह से झाग, अगर गुलाबी रंग का झाग मुंह से आ रहा है, तो इसका मतलब मरीज को विष ने काफी जकड़ लिया है और उसके फेफड़े खराब हो रहे हैं। तो तुरंत उसको इस अवस्था में अस्पताल, निकट से निकट जो भी अस्पताल हो उसमें हमें बचाने की कोशिश करनी चाहिए। आखिर में ये जो ब्रेड सांप होता है, जो धारीदार सांप होता है, इसके काटा हुआ पीड़ा रहित भी हो सकता है और सूजन भी कम हो सकती है। तो अगर काला सांप है, धारीदार है, सफेद धारियां हैं उसके ऊपर, अगर उसने हमें काटा है, तो अगर हमें पीड़ा नहीं भी हो रही तो भी हमें सावधान और सचेत हो जाना चाहिए कि ये सांप आमतौर पर जहरीला होता है और इसका जहर हमारी मांसपेशियों को बेकार कर देता है और हमारी जान भी ले सकता है। ये इसके प्रारंभिक लक्षण। और अब हम देखेंगे कि इससे हमें कैसे बचाव करना है। अगर सांप ने काट लिया तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हमें कोशिश करनी कि विष पूरे शरीर में ना फैले। दूसरा, जल्द से जल्द मरीज या रोगी को अस्पताल, निकटतम जो भी अस्पताल है वहां पे हम इसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे पहले आपकी जो गलत धारणाएं व्याप्त है, जनरली जो हम लोगों ने टीवी पे देखा है, पिक्चरों में देखते हैं या सीरियल्स में देखते हैं, उससे कई सारी गलत भ्रांतियां, गलत धारणाएं हमारे मन में व्याप्त होती हैं, जो कि कई शोधों से पता पड़ा है कि कई मेडिकल रिसर्च, कई शोध हुए, उनसे ये पता चला है कि इन सब चीज़ों करने से मरीज की जान बचाने में कोई मदद नहीं मिलती है, उल्टा समय बर्बाद होने से मरीज की जान भी जा सकती है। सबसे पहला है कि सांप के काटे हुए स्थान पर चीरा दे देना या टाकू या चित्र गोद देना, जो कि हम पिक्चर में या मूवी में देखते हैं कि वहाँ पे आप चीरा लगा दीजिए, इससे मरीज का बचाव नहीं होता है। दूसरा भी आमतौर पर दिखाया जाता है पिक्चरों में कि जहर को चूस के निकाल लिया, मुँह से चूस के निकाल दिया, इससे भी मरीज को कोई लाभ नहीं होगा। उसका दुष्प्रभाव ये हो सकता है, जो व्यक्ति ये प्रक्रिया कर रहा है उसको भी विष का असर हो सकता है, तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। तीसरा, काटे के स्थान पर काले पत्थरों को बांध देना या मरीज को बिजली का झटका देना या किसी जड़ी बूटी या बर्फ के पैक लगाना, ये सब शोध से पता पड़ेगा। इन सब प्रक्रियाओं से मरीज को कोई मदद नहीं मिलती है और उल्टा समय खराब होने से उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। आखिर में ये आपको इस पे मैं जोर देना चाहूँगा कि काटे के स्थान पर कस के पट्टी बांधना, जो हम लोग इतने टाइम से करते आ रहे हैं कि सांप ने काटा उसके ऊपर आप कस के पट्टी बांध दीजिए, तो ये पट्टी बांधना भी एक तरह से नुकसान करता है। वो इस प्रकार है कि कस कर पट्टी बांध देने से विष उस एरिया में इकट्ठा हो जाता है। जहाँ भी सांप ने काटा है, अगर हम उसके ऊपर कस के पट्टी बांध देंगे तो उस एरिया में सारा विष एकत्रित हो जाता है और धीरे धीरे वो वहाँ की मांसपेशियों को हमेशा के लिए खराब कर सकता है। पहली बात तो ये। दूसरा ये कि मरीज को आपने पट्टी बांध दिया, उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उसको अस्पताल ले जा रहे हैं, दुर्घटनावश पट्टी खुल गई या ढीली पड़ गई, तो वो काफी तेज गति से विष पूरे शरीर में फैल जाता है, तो वो मरीज के लिए प्राणघातक हो सकता है। और लंबे समय तक अगर हमें पट्टी बांध दिया, मरीज को आपने पट्टी बांध दी और अस्पताल ले जाने में 8 से 10 घंटे लगे, अस्पताल काफी दूरी पे है, तो उस दौरान खून का धक्का बंद, खून का जो सर्कुलेशन है, ब्लड का सर्कुलेशन है, वो रुक जाने से वहाँ पे गैंग्रीन भी हो सकता है, उससे भी मरीज को काफी नुकसान होगा। तो अगर हमको पट्टी भी नहीं बांधनी है, हमको चूसना भी, तो आखिर हम करें, दिमाग में क्या है कि सर डॉक्टर साहब ने हमें बता दिया कि आपको ना तो उसमें चीरा लगाना है, ना उसमें आपको चूस के बाहर निकालना है, पट्टी बांधनी, तो क्या करें? इसके लिए हम इसमें सबसे पहले हमको मरीज को आश्वासन देना है कि मरीज को अगर सांप जहरीला भी है, उसको दिख रहा है कि जहरीले सांप ने काट दिया है, तो घबराने की जरूरत नहीं। दूसरा, सर द्वारा काटे गए हिस्से को स्थिर रखना, आपको कम से कम हिलाना है। इसका कारण ये है कि अगर हम जिस भी हिस्से में, अगर मेरे इस हाथ में सांप ने काटा है और मैं इसको हिलाता रहूँगा तो इसमें सर्कुलेशन तेज हो जाएगा, जो खून का जो दौरा है वो तेज हो जाएगा। दूसरा, घबराहट के कारण भी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, उससे शरीर में रक्त का संचार, रक्त का दौरा काफी बढ़ जाता है। ऐसी अवस्था में काफी तेजी से शरीर में विष फैलने लगता है। तो सबसे पहला काम मरीज को सांत्वना दें, दूसरा काटे हुए हिस्से को स्थिर रखें, और आखिर में जो हमें करना है वो प्रेशर बैंडेज करनी है। अब ये प्रेशर बैंडेज कैसे करनी है, इसके लिए मैं आपको एक चित्र दिखाना चाहूँगा। अभी जो इसमें रिकमेंडेशन है, जो रिसर्च बताती है कि प्रेशर बैंडेज करने से वो पूरा लिम्ब है, जो भी पाँव का हिस्सा है, वो सुरक्षित रहता है। तो आप कोई भी चौड़ा पट्टा ले सकते हैं, क्रेप बैंडेज हो क्रेप बैंडेज ले सकते हैं,
कोई साड़ी का फॉल अगर उपलब्ध हो ले सकते हैं, या किसी धोती का या कपड़े का लीरा काट के चौड़ा होना चाहिए, कम से कम 4 से 6 इंच और 5 से 6 मीटर लंबा होना चाहिए। उसको पट्टी की तरह, जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि इस स्थान पे सांप ने उसको व्यक्ति को डसा था, यहाँ से लेकर ऊपर तक जॉइंट तक उसको बांध दीजिए और कसे इतना कि आपकी हाथ की उंगलियां उसमें अंदर ना जा सके पूरा। इससे एक पॉइंट पे कंप्रेशन नहीं रहेगा, यूनिफॉर्म पूरे पे जो प्रेशर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ना तो उसमें गैंग्रीन होने का खतरा रहेगा, न ही उसमें विष एक जगह पे इकट्ठा रहेगा। तो ये आज अभी जो WHO गाइडलाइंस है, लेटेस्ट गाइडलाइंस, उसमें बताया गया है कि खाली आपको प्रेशर बैंडेज करना है उस लिंक का जो भी नियरेस्ट जॉइंट है। अगर आपकी उंगली पे काटा है तो कोहनी तक आप कर सकते हैं, कोहनी के ऊपर काटा है तो कंधे तक आप प्रेशर बैंडेज कर सकते हैं। प्रेशर बैंडेज करके उस लिंक को स्टेबलाइज कर दीजिए, मरीज को बोलिए इसको ज़्यादा हिलाएं और घबराएं नहीं, इससे हम उसकी जान बचा सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा ये कि हम क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं कि हमने सांप के काटने से अपने को कैसे बचा सकते हैं। जो देखा गया जो सीजन रहता है बारिश के बाद, कभी खड्डों में के रहने के स्थानों में पानी बढ़ जाता है तो सांप बाहर आ जाते हैं, और खासतौर पर फसल काटते वक्त और रात में भूलते वक्त हमें सतर्क रहना है। जो लोग फील्ड में काम करते हैं, जो लोग आर्मी के हैं, जो BSF के हैं, उनको पैंट और खुले लेदर के चमड़े के जूते पहन कर रहे। घास व पत्तियों में अगर हम किसी कारणवश हमें जाना पड़ता है किसी काम से, तो एक छड़ी का उपयोग करें, और रात में अगर टॉर्च मिल सकती है तो टॉर्च करें, नहीं तो कोई भी एक छड़ी या पेड़ की टहनी ले लें, उससे आगे अपने चलते हुए आगे पत्तियों को हिलाते हुए चले या कुछ आवाज़ करते हुए चले। तो ऐसा करने से सांप आपके रास्ते से हट जाएगा। और अगर आपके जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पे सांप पाए जाते हैं तो कोई भी कपड़ा टंगा हुआ हो, आपके कपड़े उनको पहनने से पहले झाड़ लें। काफ़ी लंबे समय तक कोई कबाड़ पड़ा हो तो उसमें सावधानी को हाथ डालें। और अंत में ये कि सावधानी से ये बचाव हो सकता है कि आमतौर पर सांप हमको नहीं काटता जब तक हम उसके रास्ते में नहीं आते, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उससे अपनी दूरी बनाए रखें। दूसरा जो कॉमन यहाँ पे है राजस्थान में, बिच्छू काफ़ी पाए जाते हैं। तो बिच्छू से कैसे, अगर बिच्छू हमें काट जाए तो उससे हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं और क्या हमें प्राथमिक उपचार करना है। जो अभी तक का डाटा अवेलेबल है हमारे रिकॉर्ड में, उसमें हर साल 12 लाख से अधिक लोग बिच्छू के डंक से ग्रसित होते हैं, जिसमें से 30,000 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है बिच्छू के काट जाने के कारण। 70 के दशक में, आज से पहले जब मेडिकल साइंस इतनी डेवलप नहीं थी, ICU अवेलेबल नहीं थे, तो ये जो संख्या थी 30% से भी ज़्यादा थी। मतलब 12 लाख में से करीब 3 से 4 लाख सालाना मृत्यु खाली बिच्छू के काटने से होती थी, जो कि घटकर 30,000 से भी कम रह गई है आज की तारीख में। तो ये, और हम ये देखेंगे क्या हम लोग कुछ उपचार कर सकते हैं जिससे हम मरीज के बिच्छू से काटने के बाद उससे हम उसकी जान प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। पहला ये कि बिच्छू जब काट जाता है तो क्या सिम्टम्स आते हैं। इस पिक्चर में ये बिच्छू के पूंछ में दर्द रहता है, तो काटे हुए स्थान पर हमें तीव्र दर्द महसूस होगा। जब भी बिच्छू काटता है इसका दर्द बहुत तेज होगा। तो अगर कोई मरीज या कोई भी साथी हमें बता रहा है कि मेरे को इसके किसी कीड़े ने काटा है और बहुत तेज दर्द हो रहा है, असहनीय दर्द हो रहा है, तो दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि हो सकता है कि कीड़ा बिच्छू भी हो और जो कि उसका जहर उसकी जान भी ले सके। दूसरा, हाथ पैरों का ठंडा पड़ना, तेज पसीना आना, उल्टी और मतली होना, या अत्यधिक बेचैनी और तेज धड़कन महसूस होना। क्योंकि जो बिच्छू का जहर होता है वो हमारे जो शरीर का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है उसको अफेक्ट करता है, और उसी के रिस्पॉन्स में तेज पसीना आना, धड़कन तेज हो जाना, घबराहट होना, ये सब होते हैं। और अगर जहर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में शरीर में गया है तो पल्मोनरी एडिमा या फेफड़ों में पानी भरना भी हो सकता है। बट आमतौर पर राजस्थान में इतने जहरीले बिच्छू नहीं पाए जाते हैं कि आदमी को पल्मोनरी एडिमा या मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाए। साउथ में है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, कोस्टल एरिया है, वहाँ पे जहरीले प्रजाति के बिच्छू होते हैं जिनके काटने के द्वारा आज इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। इसमें भी हमें जो सर दर्द में बातों का ध्यान रखना है कि मरीज को आश्वासन देकर उसको घबराने और उत्तेजित होने से बचाएं, क्योंकि जितना मरीज घबरा जाएगा उतनी तेजी से शरीर की हार्ट की धड़कन बढ़ जाएगी और शरीर में खून का संचार तेज हो जाएगा, और जिससे जहर काफ़ी तेजी से शरीर में फैल जाता है। बिच्छू द्वारा डंक मारे गए शरीर के हिस्से को स्थिर रखना है, कम से कम हमें हिलाना है, और उस पर
क्योंकि इसमें दर्द बहुत सीवियर होता है, काफ़ी तेज पीड़ा होती है मरीज को। तो ये पाया गया कि अगर हम उस हिस्से को बर्फ से सिकाई करें तो उसको दर्द में आराम मिलेगा, वहाँ पे वेजोलाइजेशन हो जाएगा और जो उसके नर्व एंडिंग्स है, जो नर्व फाइबर है, जो पेन को परसीव करते हैं, दर्द को परसीव करते हैं, उसमें उसको आराम मिलेगा। तो बर्फ की सिकाई करने से बिच्छू से काटे हुए दर्द में आराम मिल सकता है मरीज को। और इसमें भी हमें प्रेशर बैंडेज करना है। प्रेशर बैंडेज हम लोग देख चुके हैं कि पूरे लिम्ब को हमें प्रेशर बैंडेज बांधना है और जल्द से जल्द हमें मरीज को अस्पताल पहुँचाकर उसको डॉक्टरी चिकित्सा उपलब्ध करानी चाहिए। ये दो बेसिक चीज़ें थी, एक तो सर दर्द, दूसरा बिच्छू के काटने के द्वारा कैसे हम उसका प्राथमिक उपचार कैसे बचाव कर सकते। इसके बाद में आपको एक CPR जो जीवन रक्षक प्रक्रिया होती है कि किसी भी मरीज को, किसी भी इंसान को अगर दिल का दौरा पड़ जाए, एकदम हमारे सामने बेहोश हो जाए, तो हम उसे कैसे बचा सकते हैं। खासतौर पे जो आर्मी के लोग हैं, BSF के लोग हैं, जो फील्ड में काफ़ी रहते हैं, तो कई बार काफ़ी एक्सरसाइज करने से या तेज दौड़ने से या काफ़ी स्ट्रेस से एकदम से कोई आपका साथी अचेत हो सकता है। अगर उसके समय पे आपने उसको मदद नहीं की तो उसकी जान भी जा सकती है। और बाकी आम जनता भी, कई बार हम रेलवे स्टेशन पे होते हैं, बस स्टैंड पे होते हैं, देखते हैं कि एकदम से सामने आदमी के मूर्छित हो गया। क्योंकि डॉक्टर है, चिकित्सक है, वो हर वक्त, हर समय, हर जगह पे मौजूद नहीं हो सकता। तो जो सबसे बड़ा इंटरेक्शन होता है वो आप लोगों का होता है, जो लेमैन या कॉमन आदमी से। तो कुछ बेसिक चीज़ें अगर हम लोग दिमाग में रखें तो हम किसी की जान भी बचा सकते हैं। तो CPR जो होता है, इसको हम कैसे प्रैक्टिस करें, कैसे करें, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। इस प्रक्रिया को पहली बात है कि इसको CPR क्यों कहते हैं। दिमाग में ये आता है कि CPR क्या है, नाम हमने काफ़ी सुना है, TV में देखते हैं, डिस्कवरी में देखते हैं हम लोग, CPR करना चाहिए। CPR इज कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन। जो कार्डियो नाम है ये वो हार्ट से आई, जो हृदय है उसकी साइंटिफिक लैंग्वेज को कार्डियक या कार्डियोलॉजी टर्म यूज करते हैं। पल्मोनरी जो होता है फेफड़े के लिए रिप्रेजेंट करता है और रेसिस्टेशन मतलब पुनर्जीवन। तो इस प्रक्रिया से हम मरीज का रुका हुआ जो दिल की धड़कन है, जो उसकी जो दिल जिस हिसाब से धड़कता है, उसको हम वापस पुनर्जीवित करने की कोशिश करते हैं। और दूसरा जो हम छाती पे दबाव डालते हैं, उससे फेफड़े में वापस हवा भरने की भी कोशिश करते हैं। इसलिए इसको कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन या CPR कहते हैं। कुछ मुख्य कारण है जिस कारण से दिल का दौरा पड़ता है। सबसे पहले तो हृदय में की धमनी की बीमारी या जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है, वो एक कॉमन कारण है, जो कि जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं उनमें ज़्यादा पाई जाती है। हृदय के वॉल्व का क्षतिग्रस्त होना, बच्चों में या यंग कोई भी आदमी से कोई इन्फेक्शन हो जाए जो कि हृदय का वॉल्व खराब हो, तो उस कारण से भी दिल का दौरा पड़ सकता है। दूसरा जनरल हृदय रोग, कार्डियक एरिथमिया और ट्रॉमा जो है, जो एक्सीडेंट्स होते हैं, रोड में एक्सीडेंट्स होते हैं, उसमें अत्यधिक खून का रिसाव होने से या डायरेक्ट हार्ट पे चोट लगने से दिल की धड़कन रुक सकती है। तो इस कारण से भी कार्डियक अरेस्ट आदमी को आ सकता है। तो ये ट्रॉमा और कार्डियक एरिथमिया जो होते हैं, ये यंग पॉपुलेशन है, जो आपकी स्कूल गोइंग है या जो अभी कॉलेज वाले हैं बच्चे, जो कि काफ़ी एक्सपोज होते हैं, क्योंकि जनरली ट्रैफिक रूल्स भी वो लोग काफ़ी वायलेट करते हैं। तो इसके लिए वो काफ़ी ट्रॉमा में, और उसमें उन लोगों को कार्डियक अरेस्ट। और कई बार हम सोचते हैं कि, कई बार हम पेपर में पढ़ते हैं कि एक्सीडेंट हुआ और अस्पताल ले जाते और जैसे अस्पताल पहुँचे डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। तो उस बीच में अगर हम उसको CPR दे सकें तो हो सकता है जब तक वो अस्पताल पहुँचे, जब तक डॉक्टर के पास पहुँचे, तो उसको हम उसकी जान बचा सकते हैं CPR के द्वारा। इसमें आप देखेंगे इस वीडियो में कि हार्ट की सामान्य गतिविधि कैसे होती है। नॉर्मली 70 से 80 बार हार्ट धड़कता है, और ये आप देख रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट करता है और आगे ब्लड पंप करता है। और ये आप रेसिंग इसमें देख रहे हैं कैसे ECG रेसिंग आ रही है। जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, दिल की धड़कन तेज होती है। अब ये 100 हो गया, और जैसे और तेज एक्सरसाइज करेंगे तो 120-130 तक बढ़ता जाता है। तो ये नॉर्मली हार्ट हमारा इधर से धड़कता है, पंप करेगा, फिर वो भरेगा, फिर अगली बार फिर से पंप करेगा। ये एक सामान्य गतिविधि है। अब असामान्य कब हो जाती है, कब वो अरिथमिया होकर दिल का दौरा पड़ सकता है। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि असामान्य गतिविधि ये 120 से शुरू हुआ, जैसे जैसे हार्ट तेज होता जाएगा उसको देखेंगे अरिथमियाज पैदा होगी। 120 जब 190 या इससे ऊपर की स्थिति में जाता है तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो जाता है, जिसमें रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन बंद हो जाता है। हार्ट नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए बिल्कुल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है। तो जो उसकी पंपिंग एक्शन है
वो खराब हो जाता है। तो वो धड़क तो रहा है मगर जो उसको पंप करना चाहिए ब्लड वो पंप नहीं कर रहा। तो जो हमारे वाइटल ऑर्गन है, जो हमारा दिमाग है, जो ब्रेन है, जो हमारी किडनीज है, लिवर है, जो वाइटल ऑर्गन है, उनका रक्त संचार प्रभावित हो जाता है, जिस कारण से दिल का दौरा पड़ना और मृत्यु भी हो सकती है। ये 270 तक धड़कन पहुंच गई और इसमें ये धड़क तो रहा है, पंपिंग एक्शन इसका खत्म हो गया। अब बात आती है सीपीआर आरंभ कैसे करें। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो भी मरीज या जो भी हमारा साथी है अगर वो मूर्छित हुआ है तो उसमें कोई प्रतिक्रिया है या नहीं। सबसे पहले तो हमें उसको आवाज़ लगा के उसको हिला के हमें देखना है कि उसमें कोई प्रतिक्रिया हो रही है नहीं हो रही। दूसरा हमें उसकी नब्ज या नाड़ी की जाँच करनी है। तीसरा उसको सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है ये जाँच करनी है। ये सारा कार्य हमें 10 सेकेंड के भीतर कर लेना है। अगर हम इस असेसमेंट में काफ़ी लंबा समय लगा देंगे, अगर 5 मिनट तक हम यही असेस करते रहे कि वो जीवित रहेगी नहीं है तो हम उसको फिर नहीं बचा सकते, क्योंकि आमतौर पर शोध में देखा गया अगर 5 से 8 मिनट तक हमारे ब्रेन को अगर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती, ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो ब्रेन परमानेंटली काम करना बंद कर सकता है। हो सकता है उसकी जान तो बचा लें पर वो वेजिटेटिव स्टेट या कोमा में चला जाए और वो लाइफ लॉन्ग एक लाइबिलिटी बन जाता है। तो जो भी असेसमेंट हमें करना है वो 10 सेकेंड के भीतर करना है। सबसे पहले शरीर की प्रतिक्रिया की जाँच करनी है, दूसरा नाड़ी की जांच करनी। अब नाड़ी या नर्व या नस कौन सी देखें, तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है कैरोटिड पल्स देखने का। कैरोटिड पल्स को हम काफ़ी आसानी से पहचान सकते हैं। वो कैसे पहचानना है वो मैं आपको एक अगले डायग्राम में बताऊंगा। हम लोग सब अपने गर्दन पे हाथ लगा के महसूस कर सकते हैं कि सबसे बीच में जो होती है इसको कॉमन लैंग्वेज में एडम्स एप्पल कहते हैं। मेडिकल थ्योरी मेडिकल लैंग्वेज में थायराइड कार्टिलेज होती है। ये उभार है जो हम आसानी से महसूस कर सकते हैं। इसको महसूस करके हम बाएं या दाईं तरफ अपनी उंगली ले जाएं बाहर की तरफ। जो पहला डिप्रेशन है, फर्स्ट डिप्रेशन लेटर टू मिड है, उसमें जो पल्सेशन फील हो रही है वो कैरोटिड पल्सेशन है। तो ये कैरोटिड पल्सेशन हम आसानी से महसूस कर सकते हैं। इस उभार के आप लिटरली ले लीजिए, वहाँ पे आप फील करें। और अगर कैरोटिड पल्सेशन है उसमें तो इसका मतलब ब्रेन को ब्लड सप्लाई चालू है। तो ये हम आसानी से, हाथ का है, पैर का है, ब्रेक के लिए सारे हम लोग नॉर्मली फील करते हैं, बट जब दिल का दौरा पड़ता है या ब्लड प्रेशर काफ़ी कम हो जाता है तो इनको महसूस करना हमें काफ़ी दिक्कत आती है। तो इसलिए कोशिश ये करें कि आप कैरोटिड पल्स फील करें। अगर कैरोटिड पल्स है या नहीं है आपको इससे हमें पता पड़ जाएगी मरीज को दिल का दौरा पड़ा है या नहीं पड़ा। दूसरा, अब ये प्रक्रिया कि हमने असेस कर लिया कि हमारा मरीज को कैरोटिड पल्स नहीं है, सांस नहीं ले रहा, तो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो इसका मतलब उसका दिल काम करना बंद कर दिया। अब हमें क्या प्रक्रिया करनी है कि हम उसको वापस इसको जीवित कर सकें। तो इसके लिए सीपीआर या छाती पे दबाव देने की प्रक्रिया होती है। सबसे पहला इसमें स्टेप रहता है कि कैसे इसको प्रोसीड करना है। तो उंगलियां आपस में लॉक करना, प्रेशर देने के लिए उंगलियां लॉक कर लें। अगर आप बाएं हाथ से कंफर्टेबल है तो इसको नीचे रख सकते हैं, दाएं से कंफर्टेबल है तो इसमें कोई रूल नहीं कि आपको ऐसे लॉक करना है ऐसे लॉक करना है, जैसा आपको सुविधा जैसा जिस पर आप करें उस पर लॉक कर लें। तीसरा, जो छाती कैटेगरी केन में उसको रखें। अब इसको पहचानने के लिए जो हम लोग के निपल्स होते हैं, जो छाती उसके सेंटर का पॉइंट जहाँ पे बोन है उस पर हम लोग इसको रख के स्टार्ट करते हैं। कोनी को सीधा रखें, इसको लॉक करके सीधा रखें और छाती के दबाव देने के लिए अपने पूरे शरीर के वजन का प्रयोग करें। तो कोशिश करें कम से कम 2 इंच उसकी छाती दबे, तभी वो इफेक्टिव पंपिंग हो पाएगी। ये मैं अगले डायग्राम में बताऊंगा, उसके बाद आपको डमी पे भी डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊंगा कि इसको कैसे करना है। 2 इंच के लिए इसलिए जोर दिया है, जब तक हम पूरा 2 इंच का कंप्रेशन नहीं देंगे तब तक वो ब्रेन को सप्लाई नहीं होगी। अब इसमें आप देखें जब इसने कंप्रेशन देना कम कर दिया, यहाँ पे आप देखेंगे जब कंप्रेशन कम हो गया तो ब्रेन को सप्लाई कम हो गई। कंप्रेशन रेट का दबाव कम हो गया, इसलिए हमें 2 इंच का दबाव महसूस करना है ताकि ब्रेन को सप्लाई होती है। और किस दर से दबाव देना है वो कम से कम 100 बार 1 मिनट में दबाना है उसको, ताकि जो रिक्वायर्ड अमाउंट है, जो एक जरूरी अमाउंट ऑक्सीजन है ब्लड को मिल सके और उसको इंटरप्शन से हमें काम उसको रुकना नहीं है, कंटिन्यू दबाते रहना है। हम थक जाए तो हमारे कोई साथ में हो उसको रिक्वेस्ट करें कि आप आ जाए। तो इसके जो मेडिकल साइंस में निमोनिक है, जो उसके हम लोग कहते हैं पुश हार्ड है पुश फास्ट। पुश हार्ड मतलब 2 इंच तक आप उसको दबाइए और पुश फास्ट मतलब कम से कम 100 बार 1 मिनट में उसको दबाइए, ताकि जो ब्रेन है, जो वाइटल ऑर्गन है, उसको ब्लड सप्लाई करें। अब मैं डमी का आपको एक बार डेमोन्स्ट्रेट करना चाहूँगा कि कैसे इसको करना है।
कमी है, इसको अगर कोई आदमी मूर्छित हो गया तो सबसे पहले हमें उसको देखने में ठीक हो कैसे हो, उसके बाद कैरोटिड पल्स मिल करेंगे। कैरोटिड पल्स नहीं मिल रही है, इसके बाद उसको दिल का दौरा पड़ा, हार्ट हमें आपस में लॉक कर देना है। उसके बाद जैसे अगर आप कपड़े नहीं भी हटा रहे हैं तो भी आप अंदाजा कर लीजिए कि इसकी निकल की कोई चीज़ नहीं, तो सेंटर में हमें कंप्रेशन देना है। आप इसको लॉक कर लीजिए, उंगली आपस में चाहे ऐसे कर लीजिए, उसका कोनिया लॉक होनी चाहिए और पूरे शरीर का वजन इसके लिए। अगर आपका ये बैंड होगा ऐसे तो जो जरूरी दबाव है वो हार्ट को नहीं मिलेगा। पूरा इसको लॉक करके और पूरा इसको जोर से दबाइए, कम से कम ये 2 इंच तक दबना चाहिए। अगर मैं खड़े इधर खड़े होकर ऐसे दबाऊंगा तो मेरा दबाना मरीज की जान नहीं हो जाएगा, उसके लिए व्यर्थ होगा। या अगर मेरी कोनिया मोड़ रही है तो मरीज की वो जान नहीं बन रहा है। इसलिए हमें ध्यान रखना है, उंगलियां लॉक करके और पूरा मैं वजन इसके ऊपर डाल रहा हूं। और अगर ये ऊंचा है सरफेस, अगर मैं इसको नहीं चढ़ पा रहा हूँ या मरीज नीचे है तो मैं इसके ऊपर भी चढ़ सकता हूँ। आप लीड हो जाइए मरीज के पास में और आप पूरा अपने शरीर का वजन कंप्रेशन के लिए आपको इस्तेमाल करना। ऐसी इस प्रक्रिया से हम लोग जो फर्स्ट गोल्डन आवर है, जो पहला जो बहुमूल्य समय है, उसमें वापस मरीज को पुनर्जीवित कर सकते हैं। तो अंत में मैं ये बताना चाहूँगा कि जो दबाव है वो 10 सेकंड के भीतर चालू करना, 2 इंच का दबाव आपको देना है और कम से कम 100 बार प्रति मिनट का उसको दबाव डालें और छाती को वापस पूरा फूलने दें ताकि सर्कुलेशन प्रॉपर्ली हो। और छाती पर दबाव डालते हुए व्यायाम कम से कम हो। इन बातों का हमें ध्यान रखना है। ये सब करके हम